हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन क्लासेस। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आपने इस चैप्टर को अभी तक नहीं समझा है तो मेरे इस चैप्टर के जो तीनों वीडियो हैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको, और वहाँ पर जाकर आप उसको क्लिक करके इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 8 साइंस के फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं और इन शब्द को आपको यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इन रिक्त स्थान के अंदर कौन सा सही है उस हिसाब से इनको रखना है। तो फर्स्ट आपके दिया हुआ है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं। तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि किसी भी एक खेत के अंदर एक ही किस्म के पौधों को जब बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फसल। फिर सेकंड देखिए, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण, तो आपको जो क्रॉप प्रोडक्शन की जो प्रोसेस बताई थी 7 प्रोसेस, उसके अंदर फर्स्ट प्रोसेस आपकी है मिट्टी को तैयार करना। तो इसके अंदर क्या आएगा, मिट्टी की तैयारी करना ये। फिर नेक्स्ट देखिए, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करेंगे, जब बीज खोखले हो जाएंगे, खराब जो बीज होंगे, मैंने आपको एक एक्टिविटी करके बताई थी कि जब बीज खोखले हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो वो पानी की सतह के ऊपर तैरने लग जाते हैं। तो इसमें क्या आएगा, पानी की सतह पर तैरने लग जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या आवश्यक है, हमें सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या चाहिए प्लांट को। तो मिट्टी से आपको पता है रूट से क्या करता है प्लांट, जल का अवशोषण करता है। तो एक तो जल चाहिए, दूसरा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषक पदार्थ चाहिए। तो फसल उगाने के लिए सूर्य के प्रकाश के साथ साथ क्या चाहिए, जल और साथ में पोषक पदार्थ। ओके, ये आपके यहाँ पर आपको आंसर दिए हुए हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। आपको यहाँ पे कॉलम दिए हुए हैं, ए का आपको बी से मिलान करना है, जो भी सही होगा उसके ऊपर आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया गया है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल आपको पता है, खरीफ की फसल मैंने आपको अच्छे से एक ट्रिक के द्वारा बताया था कि आप खरीफ और रबी की फसल को कभी भूले नहीं। तो खरीफ की फसल कौन सी है, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या है, खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल कौन सी हो जाएगी, धान और मक्का हो जाएगी। फिर सेकंड देखिए, आपको दिया हुआ है रबी की फसल। रबी की फसल गेहूं, चना, मटर, सरसों, राई, जौ, ये सब क्या है, रबी की फसल हैं। फिर रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आपको एक बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल देके बताया हुआ है। यूरिया, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, NPK, ये सब क्या है, रासायनिक उर्वरक हैं। फिर देखिए कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद क्या है, जो भी प्लांट है या एनिमल है उसके अपशिष्ट पदार्थ, जैसे गोबर, मलमूत्र, पादप के अपशिष्ट पदार्थ, जैसे प्लांट की पत्तियां हैं, उनका फूल है, छाल है, ये सब किस में आएंगे, पादप के अवशेष में आएंगे। तो ये आपका हो गया कॉलम का मिलान करना। क्लियर। नेक्स्ट ये देखिए, इसमें आपको आंसर में अच्छे से बताया हुआ है, खरीफ की फसल धान, मक्का, रबी की फसल गेहूं, चना, मटर, रासायनिक उर्वरक यूरिया, सुपर फॉस्फेट, कार्बनिक पदार्थ, पशु अपशिष्ट, गोबर, मलमूत्र और पादप अवशेष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न के दो उदाहरण दीजिए। खरीफ की फसल और रबी की फसल के आपको दो उदाहरण देने हैं। तो खरीफ की फसल कोई भी आप 2 एग्जाम्पल दे सकते हो, मक्का है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, कोई भी आप 2 एग्जाम्पल बता दो इसके। जैसे आपके आंसर में दिया हुआ है मक्का और धान। फिर रबी की फसल, रबी की फसल के एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, गेहूं, चना, सरसों, जौ, राई, अलसी, ये सब किसके हैं, रबी फसल के एग्जाम्पल हैं। तो ये फसल याद करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने खरीफ और रबी फसल की ट्रिक बताई हुई है आपको। तो उस ट्रिक को आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको इनके एग्जाम्पल्स याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। आपको फसल उत्पादन की प्रोसेस दी हुई है, मिट्टी तैयार करना, इसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है छोटा।
बुआई करना, इसके ऊपर पैराग्राफ लिखना है, निराई और थ्रेसिंग, 4 टॉपिक दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिट्टी तैयार करना। तो फसल उत्पादन की जो फर्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, मिट्टी तैयार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फसल उगाने के लिए मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी तैयार करना क्या है, फसल उत्पादन का फर्स्ट चरण है। तो मिट्टी को तैयार कैसे करेंगे वो मैंने आपको अच्छे से समझाया था। मिट्टी को उल्टेंगे पलटेंगे, इससे क्या होगी, मिट्टी सॉफ्ट बन जाएगी, और मिट्टी सॉफ्ट बनेगी तो जो प्लांट है उसकी रूट्स हैं वो मिट्टी में गहराई तक जाएंगी, और गहराई तक जाएंगी तो वो अच्छे से श्वसन कर पाएंगी। तो देखो, मिट्टी को पलटने और पोला बनाने से पौधों की जो जड़ें हैं वो गहराई तक जाकर श्वसन कर सकती हैं। फिर पोली बनाई हुई मिट्टी में केंचुआ है और सूक्ष्म जीवों की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या करते हैं, ये मिट्टी के अंदर ह्यूमस का निर्माण करते हैं, और मिट्टी को उलटने पलटने से जो नीचे के पोषक पदार्थ होते हैं वो मिट्टी के ऊपर की सतह पर आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके टॉपिक दिया हुआ है बुआई। बुआई जो है वो आपकी फसल उत्पादन की जो प्रोसेस है उनमें सेकंड प्रोसेस है। तो यह फसल उत्पादन का दूसरा चरण है। मिट्टी को तैयार करने के पश्चात खेत में बीज बोए जाते हैं, और बीजों को बोने के लिए अपन ने जो पारंपरिक तरीके और मॉडर्न जो तरीके देखे थे, पारंपरिक तरीके में एक कीप के आकार की संरचना थी, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। फिर सेकंड क्या था, मॉडर्न जो तरीके थे उनमें सीड ड्रिल का यूज किया गया था। तो उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना क्या कहलाता है, बुआई कहलाता है। और बुआई के लिए कैसे बीजों को काम में लेते हैं, अच्छी गुणवत्ता और साफ और स्वस्थ बीजों का चुनाव करना जरूरी होता है। उचित बीजों को चुनने के बाद इन बीजों को उचित गहराई तथा उचित दूरी पर ही बोना चाहिए, ताकि प्रत्येक पौधे को पर्याप्त हवा, प्रकाश, खनिज एवं पानी मिल सके। तो बुआई के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। बुआई के लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है, सीड ड्रिल और परंपरागत औजार, ये 2 तरीके काम में लिए जाते हैं। इसके बाद थर्ड आपके आता है निराई। निराई क्या होता है, खरपतवार को जो हटाने की प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, निराई कहलाती है। अगर निराई नहीं करेंगे तो जो खरपतवार है वो क्या करेगा, मिट्टी से जल और पोषक पदार्थों को ग्रहण कर लेगा और फसल की वृद्धि को प्रभावित करेगा, यानी फसल की वृद्धि अच्छे से नहीं होगी। फसल उगाने से पहले खेत को जोतने पर धूप के कारण क्या हो जाते हैं, खरपतवार मर जाते हैं। तो एक तो तरीका इसका ये है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, खेत को जोतना चाहिए, फिर उसके बाद ही उसमें बीजों की बुआई करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, खरपतवार आसानी से मर जाते हैं धूप के कारण। दूसरा, कुछ अपन खरपतवार के लिए क्या करते हैं, खरपतवार नाशी भी काम में लेते हैं, जैसे कि 2,4-D है, ये सब हम काम में लेते हैं, जिससे भी क्या होते हैं, खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। खरपतवार हटाने का जो सबसे सही समय है वो खरपतवार के ऊपर पुष्पन होने से पहले और बीज बनने से पहले होना चाहिए। जब खरपतवार के अंदर बीज बन जाएंगे और फूल लग जाएंगे तो क्या होगा, परागण के कारण और ज्यादा खरपतवार उत्पन्न हो सकते हैं। जब बीज नीचे जमीन में गिरेंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में और खरपतवार उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उन पे फूल आने से पहले और उनके बीज बनने से पहले ही हमें उन्हें वहां से हटा देना चाहिए। खरपतवार को या तो आप हाथ से यानी खुरपी की सहायता से हटा सकते हो, या फिर खरपतवार को आप खरपतवार नाशी का यूज कर सकते हो हटाने के लिए, जिनको हम क्या बोलते हैं, वीडीसाइड बोलते हैं, जैसे 2,4-D का मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आपका आता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है, जो काटी गई फसल है उससे दानों को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। खेतों में काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने की प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, थ्रेसर मशीन के द्वारा किया जाता है। थ्रेसिंग करने के कई तरीके होते हैं, जैसे छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर, तो मैंने आपको बताया था कि जो अनाज के दाने हैं उनको आप यदि फटक कर अलग करोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को विनोइंग बोलते हैं। लेकिन जो थ्रेसिंग का काम है और हार्वेस्टिंग का काम है, हार्वेस्टिंग क्या होता है, फसल की कटाई करना। तो हार्वेस्टिंग का काम और थ्रेसिंग का काम दोनों एक ही संयुक्त मशीन के द्वारा किए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंबाइन मशीन बोलते हैं। तो आजकल जो थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग का काम है वो इस कंबाइन मशीन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो यहां पर आपको उर्वरक और खाद में क्या लिखना है, अंतर लिखना है। तो पहले देखिए, उर्वरक क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, या उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है।
दूसरा, उर्वरक का उत्पादन कहाँ किया जाता है? फैक्ट्रीज में किया जाता है, कारखानों में किया जाता है। उर्वरक से हमें ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, हमें ह्यूमस खाद से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, जो उर्वरक हैं उनमें जो पोषक पदार्थ होते हैं वो प्रचुरता में पाए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और ये पानी में घुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण क्या हो जाता है? जल्दी हो जाता है। यानी इनकी जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? फास्ट होती है, और खाद की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? स्लो होती है। नेक्स्ट देखिए, हम खाद देखते हैं। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो किससे बनता है? गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अपशिष्ट के अपघटन से या विघटन से बनता है। और खेतों में खाद जो है, सेकंड, खेतों में खाद स्वयं बनाई जाती है, यानी स्वयं बनती है। ये प्रोसेस जो है वो स्वयं होने वाला प्रोसेस है। थर्ड, मिट्टी में प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है, मिट्टी में प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है खाद से, उर्वरक से ह्यूमस नहीं बनता है। नेक्स्ट, इसमें पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये खाद का एक वीक पॉइंट है कि इसके अंदर जो पोषक पदार्थ होते हैं वो अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका प्रोसेस क्या होता है? थोड़ा स्लो होता है। ये आपका हो गया खाद और उर्वरक में डिफरेंस। नेक्स्ट आपके 6th क्वेश्चन है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो सिंचाई किसे कहते हैं? फसल को निश्चित अंतराल में जल देना, यानी फसल को कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है, और जो प्लांट है वो अपनी रूट के द्वारा जल का क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं। एक जो प्लांट है उसके अंदर लगभग 90% जल होता है। फसल के स्वस्थ वृद्धि के लिए, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए क्या होती है? जल की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन करना है। यहाँ पर आपको मोट, घिरनी, रहट या ढेकली, उनका यहाँ पर आपको वर्णन नहीं करना है। इन्होंने पूछा है कि जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां बताइए। तो जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां कौन सी हैं? एक तो छिड़काव तंत्र है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, और दूसरा ड्रिप सिस्टम है। तो छिड़काव तंत्र देखिए, छिड़काव तंत्र का प्रयोग क्यों करते हैं? इस विधि का इस्तेमाल असमतल भूमि में पानी देने के लिए किया जाता है, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो। इसमें नलों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पंप से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है। जो मेन पाइप होता है, उस मेन पाइप के ऊपर परपेंडिकुलर और दूसरे पाइप लगे हुए होते हैं, और उन परपेंडिकुलर पाइपों के ऊपर नोजल लगे हुए होते हैं। उन नोजल से इस प्रकार से जल बाहर निकलता है जैसे वर्षा होती हो। यह विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? जल जो है वो बूंद बूंद करके गिरता है। ये जो सिस्टम है ये सिंचाई करने का सबसे अच्छा तरीका है, सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। इसके अंदर जो जल है वो डायरेक्ट प्लांट की रूट के अंदर गिरता है। ये उन इलाकों में ज्यादा, उन क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलित है जहां पर पानी की कमी पाई जाती है। यह कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। यह विधि फलदार पौधों, बगीचों आदि को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। तो ये आपके दोनों विधियां हो गई जो जल को संरक्षित करती हैं, जल का बचाव करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? तो आपको पता है गेहूं क्या है? एक रबी की फसल है। तो रबी की फसल को विंटर सीजन में उगाया जाता है, और खरीफ की फसल को रेनी सीजन में उगाया जाता है। तो जो गेहूं है उसको ग्रो करने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, और जो खरीफ की फसल है, खरीफ की जो ऋतु है वो क्या होती है? वर्षा ऋतु होती है। उसमें वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो वर्षा ज्यादा मात्रा में होगी तो क्या होगा? गेहूं की फसल को ज्यादा पानी मिलेगा, और उसके जो प्लांट हैं वो सड़कर खराब हो जाएंगे। तो जो खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है, इस समय वर्षा काफी अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु भी कहते हैं। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाएगा तो गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से क्या हो जाएंगे? सड़कर खराब हो जाएंगे, और फसल क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। इसलिए गेहूं एक रबी की फसल है और उसे शीत ऋतु के अंदर ही उगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो खेत में लगातार एक ही फसल उगाएंगे तो मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी। यही कारण है कि खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए, या तो क्या करना चाहिए, कुछ समय के लिए खेत को परती छोड़ देना चाहिए। परती का क्या मतलब होता है कि एक बार फसल उगाई, दूसरी बार उसमें फसल नहीं उगानी चाहिए, उसको खाली छोड़ देना चाहिए। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमने पढ़ा था फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन। तो इसमें क्या करते हैं किसान जो है वो एक फसल के बाद क्या करते हैं, दूसरी किस्म की फसल को उगाते हैं। जैसे एक बार गेहूं को उगाया तो दूसरी बार उसमें या तो चावल उगाए या फिर मूंग उगाए। इस तरीके से रोटेशन में फसल को उगाया जाता है, जिससे क्या होता है मिट्टी के अंदर एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती है, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की पुनः पूर्ण होता रहता है, यानी नाइट्रोजन की बार बार उसमें क्या होती रहती है, पूर्ति होती रहती है। इसलिए एक ही फसल को खेत में बार बार नहीं उगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार क्या है और हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो खरपतवार क्या होते हैं, जो खेत के अंदर फसल के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। जैसे देखिए आपके आंसर दिया हुआ है, खेत में फसल के साथ कई अवांछित पौधे उग जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। इनको निराई के द्वारा, यानी खरपतवार को जो हटाने की प्रोसेस है वो निराई कहलाती है, और इनको निराई के द्वारा हटाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ये फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। यदि हम खरपतवार को नहीं हटाएंगे तो वो फसल की वृद्धि नहीं होने देंगे। और कुछ खरपतवार क्या होते हैं, बहुत विषैले भी होते हैं, जो जिनको यदि किसी एनिमल्स के द्वारा या मनुष्य के द्वारा खा लिया जाए तो वो क्या हो सकता है, खा लिया जाए तो वो मर भी सकता है। इसलिए ये क्या होते हैं, कुछ जो खरपतवार हैं वो विषैले होते हैं, और इनके जो बीज हैं, यदि वो बीज भी अनाज के साथ आ जाए तो वो भी विषैला प्रभाव डाल सकते हैं। तो इनका नियंत्रण करना हमें बहुत जरूरी होता है। तो फसल उगाने से पहले क्या करना चाहिए, हमने पढ़ा था कि खेत को या तो खेत को जोतना चाहिए, जिससे क्या हो, खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं। दूसरा, फूल व बीज बोने से पहले हाथ से या खुरपी की सहायता से, जो खुरपी का काम है वो मैन्युअली किया जाता है, तो या तो हाथ से उन्हें उखाड़े या फिर खुरपी की सहायता से पौधों को उखाड़कर फेंक दें, यानी जो खरपतवार है उनको उखाड़कर फेंक दें। तीसरा, खरपतवार नाशी, या फिर किसका प्रयोग कर सकते हैं आप, खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हैं। खरपतवार नाशी से भी क्या होता है, खरपतवार मर जाते हैं। जैसे 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये 2,4-D का फुल फॉर्म है, तो इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। यानी यहां पर आपको क्या करना है, जो फसल उत्पादन की जो प्रक्रियाएं हमने पढ़ी थी उन प्रक्रियाओं को सही क्रम में लगाना है। तो जो फसल उत्पादन की 7 प्रोसेस हमने पढ़ी थी, उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था मिट्टी तैयार करना। फिर मिट्टी तैयार करेंगे, उससे क्या हो जाएगी, खेत की जुताई हो जाएगी। खेत की जुताई होने के बाद क्या करेंगे, हम उसमें बीजों की बुआई करेंगे। फिर बीजों की बुआई करने के बाद क्या करेंगे, उसमें खाद देनी पड़ेगी, यानी खाद व उर्वरक देना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना है, सिंचाई करनी है। सिंचाई करने के बाद जब फसल तैयार हो गई है उसके बाद उसकी कटाई करनी है। और नेक्स्ट लास्ट कटाई करने के बाद क्या करना है, फसल को चीनी मिल में भेज देना। यानी हम किसकी फसल ग्रो कर रहे हैं, गन्ने की फसल ग्रो कर रहे हैं, तो अंतिम क्या करेंगे, गन्ने को चीनी मिल के अंदर भेज दिया जाएगा। तो इसमें इनका जो क्रम है वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 5 नंबर मिट्टी तैयार करना, फिर खेत की जुताई करना, बुआई करना, खाद व उर्वरक देना, सिंचाई करना, सिंचाई के बाद कटाई करना, और लास्ट में फसल को चीनी मिल में भेज देना। ये इनका सही क्रम हो गया। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। यहाँ पे एक छोटी सी आपको पहेली दी हुई है, इसको आपको कंप्लीट करना है। देखिए ऊपर से नीचे आपको क्या दिया हुआ है, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, इनको हम इसमें बाद में देखेंगे, पहले आप ये देख लीजिए कि क्या होता है। सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका क्या होता है, रहट, ओके। बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना, तो बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं को पालना क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाएगी, खरीफ की फसल बोई जाएगी। फसल पक जाने के बाद काटना क्या कहलाएगा, कटाई कहलाएगा। फिर बाईं से दाईं ओर आपको क्या दिया हुआ है, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, शीत ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाएगी, यानी कि शीत ऋतु के अंदर कौन सी फसल होती है, रबी की फसल होती है, तो उसमें क्या होगा, रबी।
एक ही किस्म के पौधों को जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, यहां पर गलती से खाद मत करना, रासायनिक पदार्थ बोला हुआ है तो रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं? उर्वरक होते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया, अभी अपन ने जस्ट ऊपर देखा है, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई करना कहलाती है। तो देखिए सबसे पहले देखो रहट, फिर खरीफ की फसल, पशुपालन, फसल, ये उर्वरक, कटाई, निराई, ये सारी अपने सही है एकदम। तो देखिए यहाँ पर ये आपकी पहेली कंप्लीट हो चुकी है। तो बच्चों ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। बच्चों यदि आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसके ऊपर जाके मेरी वेबसाइट के थ्रू पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, कीप स्टडी।